नमस्कार। नए संसद भवन को लेकर के बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। पहले दिन से, जिस दिन इसको बनाने की शुरुआत हुई या इसकी मंजूरी हुई, उस दिन से लेकर के इसका विवाद चल रहा है। उस समय विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि कोरोना महामारी है और ऐसी महामारी के बीच में इस तरह के निर्माण का मतलब अपव्यय है, पैसे का दुरुपयोग है, सरकारी खर्च का बेवजह सरकारी खर्च किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के विवाद हुआ। फिर पेड़ काटे जाने को लेकर के या एक नए संसद की ज़रूरत और औचित्य के साथ साथ पर्यावरण को लेकर के सवाल उठे, उस आधार पर विरोध हुआ। कोरोना के बीच काम कराने को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद जब इस संसद भवन के ऊपर एक विशाल अशोक स्तंभ लगाने की बात आई, तो उस समय जो अशोक स्तंभ के जो शेर हैं उनकी भाव मुद्रा को लेकर के विवाद हुआ। ये कहा गया कि इसके शेर ज़्यादा हिंसक दिख रहे हैं। उसके बाद जब उद्घाटन का समय आया तो उसकी तारीख 28 मई को लेकर के विवाद हुआ कि ये सावरकर की जयंती का दिन है, उस दिन उद्घाटन क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर रही हैं, इसको लेकर के विवाद हुआ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे थे जिनके ऊपर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है उनका कहना था कि ये आज़ाद और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, उस पहचान का प्रतीक है। ये जो पिछली संसद थी वो औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक थी, उसे अंग्रेजों ने बनाया था, और ये आज़ाद भारत में बनने वाली संसद है, पहली संसद है, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। इसकी ज़रूरत थी ताकि ये दिखाया जा सके, दुनिया देखे कि हिंदुस्तान अब किस मुकाम पर पहुंच गया है। आज़ादी के अमृत वर्ष की यह एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये दोनों पक्ष और विपक्ष में दोनों बातें कही गई और भी काफ़ी चीज़ें इसमें कही जा चुकी हैं। अब उम्मीद है कि ये उद्घाटन हो जाने के बाद जिस तरीके से उद्घाटन हुआ उसको लेकर के अलग विवाद हुए कि इतने सारे पंडित क्यों बुलाए गए और धार्मिक रीति रिवाज क्यों हुए और प्रधानमंत्री साष्टांग क्यों हुए। ये तमाम चीज़ें हैं और इसके पक्ष विपक्ष में दोनों तर्क हैं, दोनों तरह की बातें। उस विवाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल है कि जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है तो उसके बाद क्या, आगे क्या। अब ये विवाद तो यहीं ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए है कि जो संसद में जिस तरह का जो उद्घाटन हुआ है उसी तरह से संसद में एक संसद की गरिमा और उसकी परंपराओं की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। पिछले कुछ समय से जो संसदीय कार्यवाही में उस संसदीय प्रणाली का जो क्षरण हुआ है, जो उसमें कमी आई है, उन कमियों को दूर किया जाएगा। इस नए संसद भवन में ये नई उम्मीद की जा सकती है। अब ये जो अभी तक जो इस घटनाक्रम हुआ उसमें कौन सही था, कौन गलत था, किसका पक्ष सही था, किसका पक्ष गलत था, और क्या किया जाता कि इसको बेहतर किया जाता, वो सब चीज़ें अब पीछे छूट गई हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर पहल की होती अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से अगर सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाई गई होती, व्हाट्सएप पर इन्विटेशन भेज करके, और ये उम्मीद की जा रही थी कि समूचा विपक्ष आ जाए, अगर उसकी बजाय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के स्तर पर पहल की जाती और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को फ़ोन किया जाता या कम से कम 2-4 को भी फ़ोन किया जाता, तो हो सकता है कि वो लोग आ जाते, ये विरोध खत्म हो जाता। लेकिन अब उसका भी समय बीत गया है। अब इसके बाद जो होना है वो सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साझेदारी से, दोनों की समझदारी से, दोनों की रचनात्मकता से इस संसद का महत्व प्रमाणित होना है। ये प्रमाणित होना है कि जो संसद भवन है वो 1000 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए की एक इमारत का नाम नहीं होता जो बहुत भव्य है या बहुत विशाल है, जिसका परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें तमाम आधुनिक तकनीकी सुविधाएं हैं। इससे संसद नहीं बनती है। ये हर इमारत के बारे में, जिस इमारत में प्राण होगा, जो जीवंत है, उसके बारे में ये बात कही जा सकती है। वो सिर्फ एक इमारत नहीं होती है, उसको बनाने वाली चीज़ें भी होती हैं। संसद इस देश की पूरी संसदीय प्रणाली की आत्मा है और उस लोकतंत्र की आत्मा है। वो सार्थक वाद विवाद विचार संवाद की जगह है, वो जहाँ 140 करोड़ लोगों के अधिकतम में से 100 अधिकतम लोगों के हितों को पूरा करने वाले कानून बनाने की जगह है, जहाँ खुले दिल से पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ये उसकी जगह है। अगर ऐसा होता है, आगे जब पहला सत्र आएगा, मानसून सत्र से जब इसमें कार्यवाही शुरू होगी, उस दिन से पता चलेगा कि इस संसद में, इस विशाल इमारत में लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा होती है या नहीं होती है। सरकार अगर चाहती है कि संसदीय प्रणाली, जिसके बारे में कहा विपक्ष ने अपने साझा बयान में लिखा कि संसद की आत्मा सोख ली गई है, खींच ली गई है, उस आत्मा की बहाली होती है कि नहीं होती है। इसकी तमाम जीवंतता की परीक्षा तभी होगी जब उस आत्मा की बहाली होगी। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा,
उसके लिए सबसे पहले सरकार को ये करना होगा कि जो पहला सत्र हो इस नए संसद भवन में, उस पहले सत्र में लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। पिछले 4 साल से लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लिखा भी हुआ है, और उसके पहले तमाम बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के नेहरू और सरदार पटेल से लेकर के तमाम लोगों ने इस जरूरत को रेखांकित किया है अलग अलग मौक़ों पर कि संसद में अध्यक्ष के बाद, स्पीकर के बाद एक उपाध्यक्ष होना कितना जरूरी है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि पहले सत्र से, मतलब नई लोकसभा के गठन के साथ ही उस लोकसभा में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन इस 17वीं लोकसभा के 4 साल हो गए हैं और अभी तक उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, और ऐसा किसी संवैधानिक या तकनीकी कारण से नहीं हुआ है। इसका कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। ये एक परंपरा रही है कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता लोकसभा में उपाध्यक्ष होगा, या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी का भी नेता हो सकता है। आमतौर पर लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी को जाता है। और इसी वजह से एक समय जब मनमोहन सिंह के समय एक बीजेपी के बड़े नेता थे करिया मुंडा, वो उपाध्यक्ष रहे 5 साल तक। पिछली लोकसभा में भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बेशक तमिलनाडु से नियुक्त किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी के एक आदमी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन 17वीं लोकसभा में 4 साल बीत जाने के बाद अभी तक उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये एक संसदीय परंपरा, जो संवैधानिक नियम है, कानून है, जो संसदीय परंपरा है, उन सब का अपमान है। इस नई इमारत में जाने के बाद पहला काम सरकार को यह करना चाहिए कि पहले सत्र में उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो। संसद की बैठकें बढ़ाई जानी चाहिए। ये जो जितने लोग उस पुरानी संसद की पुरानी इमारत को ये कह रहे हैं कि वो एक औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक था, उस इमारत में जब पहली लोकसभा और राज्यसभा बनी और पहली बार उसकी बैठकें शुरू हुई, तो उन दिनों साल के 365 दिनों में 138 दिन तक संसद की बैठक होती थी। 138 दिन, 40 दिन संसद बैठती थी, और प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम मंत्री हर दिन संसद में बैठते थे, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते थे। यहाँ तक कि प्रश्नकाल में भी प्रधानमंत्री नेहरू बैठे रहते थे संसद में। तो ये एक बहाली, एक संसद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गरिमा बढ़ेगी, उसका महत्व बढ़ेगा अगर उसकी बैठकें बढ़ाई जाती हैं। अभी 60 दिन, अधिकतम 60 दिन बैठक होती है, और उसमें भी लगातार विपक्ष का वॉकआउट होता है। कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से नारेबाजी होती है, सदन के अंदर हंगामे होते हैं और कार्यवाही नहीं चल पाती है। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए है। इसका महत्व तब प्रमाणित होगा जब ये स्थिति बहाल हो, संसद की कार्यवाही बढ़े, बैठकें बढ़ाई जाएं और सार्थक संवाद हो, बात विचार हो और विचार विमर्श किया जाए, पक्ष विपक्ष के बीच में सार्थक चर्चा हो विधेयकों पर भी, और दूसरे आम जनता के हित के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हो। तीसरी बात है कि पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि तमाम स्टैंडिंग कमेटी जो है, संसद की अस्थायी समितियों का महत्व लगभग खत्म हो गया। पहले लगभग सारे बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे, और स्थायी समितियों में उस विषय के जो जानकार विशेषज्ञ होते थे वो उसकी बारीकियों पर चर्चा करते थे, और फिर उन बारीकियों पर चर्चा करके उसमें संशोधन सुझाए जाते थे, उन संशोधनों को लागू किया जाता था, उसके बाद ही विधेयक संसद में पास कराने के लिए पेश किया जाता था। और जब पास कराने के लिए पेश किया जाता था तब भी उस पर संसद के अंदर चर्चा होती थी। अब संसद की अस्थायी समितियों को बिल भेजने का चलन नहीं के बराबर हो गया है। सरकार सीधे पार्लियामेंट में बिल पेश करती है और उसको पास करा लिया जाता है। तो संसद की अस्थायी समिति हो, संसद की प्रवर समिति हो, संसद में संयुक्त समिति बनाने की जरूरत हो दोनों सदनों की, तो वो भी होना चाहिए है। ये एक तरीका है कि जो गंभीर विषय हैं, जटिल विषय हैं, संश्लिष्ट विषय हैं, उन पर गंभीरता से चर्चा करने, उनकी कमियों को दूर करने, उसके लिए जरूरी है कि बिल अस्थायी समितियों में जाए, प्रवर समिति में जाए। ये सरकार का अधिकार है बिल पेश करना। सरकार के जो लोग बिल जो तैयार करते हैं वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी बाबू, IAS लोग, अधिकारी लोग जो बिल तैयार करते हैं उनको उसके हर पहलू की जानकारी होती है, या जो नेता उसमें शामिल है उसको जरूरी नहीं है कि उसके हर पहलू की जानकारी हो, हर बारीकी की जानकारी हो। उसकी बारीकियां, अगर 22 लोगों की कमेटी है किसी विषय की, किसी मंत्रालय की, अगर 22 लोगों की अस्थायी समिति है और उसमें अगर उस विषय पर, उस बिल पर विचार होता है तो 22 अलग अलग विचार आ सकते हैं। उसकी तमाम कमियों को दूर किया जा सकता है, उसमें कई अच्छी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो खुले दिल से हर बिल पर संसदीय समिति में चर्चा होनी चाहिए।
उसके बाद ही उसको पास करने के लिए पेश किया जाना चाहिए। संसदीय समितियों, जो अस्थायी समितियां हैं संसद की, जो प्रवर समिति होती है जो गठित की जाती है, जो संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का भी चलन रहा है, ये इन सब चीज़ों को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। चौथी बात है कि बिल पर संसद के अंदर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। ये परंपरा भी पिछले काफ़ी समय से खत्म हो रही है। पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पेश किया जाता है और मिनटों में बिल पास होता है, मिनटों में, घंटों की बात नहीं। बजट तक के दस्तावेज पास करने में एक घंटा का समय नहीं लगता। 1 घंटे से कम समय में 64 संशोधन के साथ 44 मिनट में पिछला बजट पास हो गया था। 9-9 मिनट, 8-8 मिनट, 2-2 मिनट में बिल पास हो रहे हैं संसद के दोनों सदनों से। और ये बहुत खराब और चिंताजनक प्रवृत्ति है जो पिछले कुछ समय से बढ़ी है। इसको सुधारा जाना जरूरी है कि संसद में जब भी कोई बिल पेश हो तो उस पर गंभीरता से चर्चा हो, पक्ष के लोग अपनी राय रखें, विपक्ष की भी राय सुनी जाए। विपक्ष की तरफ से अगर कोई संशोधन मूव किया जाता है, कोई अमेंडमेंट आता है उस बिल को लेकर के, तो उस पर भी विचार किया जाए। और अगर वो लगे कि सही है तो उसको इनकॉर्पोरेट करने में कोई उससे सरकार की इज्जत प्रतिष्ठा नहीं जाती है। अगर विपक्ष का बताया हुआ कोई अमेंडमेंट अगर इनकॉर्पोरेट होता है बिल में और उससे बिल इनरीच्ड होता है तो ऐसा करने में सरकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं जाती है। ये काम करना चाहिए सरकार को, इससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इससे 140 करोड़ लोगों का भला करने का ज़्यादा बेहतर मौका बनेगा। इसी से जुड़ी एक और बात है जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये मेरा 5वां मुद्दा है, 5वां बिंदु है संसद की गरिमा फिर से बहाल करने, उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए, कि जब बहस हो रही होती है बिल पर तो संसदीय परंपरा है, प्रणाली है कि अगर कोई भी एक भी सदस्य अगर डिवीजन की मांग करता है, अगर वो कहता है कि इस सरकार के इस विधेयक पर या इस विधेयक के इस पहलू पर संशोधन मूव करना है और इस पर वोटिंग होनी चाहिए है, तो उस वोटिंग की परमिशन जरूर दी जानी चाहिए। ये संसदीय प्रणाली है, परंपरा भी है। लेकिन दुर्भाग्य से ये ऐसा हो रहा है कि अब सदस्यों के डिवीजन की मांग को भी खारिज किया जा रहा है और ऐसा आसन की तरफ से हो रहा है, सरकार के संसदीय मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है। और ये किसान जो 3 कृषि कानून हुए थे वो इसका बेहतरीन उदाहरण है कि उसमें सीपीएम के सांसद एलाराम करीम ने डिवीजन की मांग की थी और उस समय आसन पर मौजूद उपसभापति ने डिवीजन की मंजूरी नहीं दी थी, वोटिंग की मंजूरी नहीं दी थी। उल्टे उस समय विरोध कर रहे सांसदों को मार्शल के जरिए सदन से निकाल दिया गया था और ध्वनि मत से उतना गंभीर विधेयक पास कर दिया गया था। तो ऐसे कई विधेयक में ऐसा कई बार हुआ है, जिसका जिक्र अभी पिछले दिनों डेरेक ओब्रायन ने उस मिसाल देते हुए की थी कि कब कब डिवीजन की मांग हुई और आसन ने डिवीजन की मांग ठुकरा दी थी। तो डिवीजन की अगर मांग होती है, अगर कोई एक भी सदस्य है और अगर वो अकेला भी है और वो कहता है कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए तो उस पर वोटिंग कराई जानी चाहिए। इससे हमारी संसदीय प्रणाली मजबूत होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये करती है सरकार पहले सत्र से, जो इस भव्य बिल्डिंग में, इस भव्य इमारत में जो पहला मानसून सत्र होगा उसमें अगर ये चीज़ें होती हैं, पहले सत्र से उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, संसदीय समितियों की प्रतिष्ठा बहाल होती है, खास तौर से जो लोक लेखा समिति है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, उसकी रिपोर्ट रखी जाती है, उस रिपोर्ट पर सार्थक चर्चा होती है। सरकार बहुमत के दम पर स्टैंडिंग कमिटीज में तोड़ मड़ोड़ नहीं करवाती है, अपनी मनमानी नहीं करती है, उसको रुकवाती है। बिल्स पर चर्चा होती है, गंभीर चर्चा कराई जाती है, डिवीजन की मांग होने पर डिवीजन कराया जाता है। इससे देश की संसदीय प्रणाली मजबूत होगी, इससे भारत की संसद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संसदीय प्रणाली आज अभी जो हमारे देश में जो अपनाई हुई प्रणाली है वो मजबूत होगी। इस संसद की जो भव्य इमारत है इसकी भी गरिमा बढ़ेगी, देश के लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी अगर संसद में इन तमाम परंपराओं, प्रवृत्तियों और नियमों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।